बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, मैंने आपसे पिछले भाग में कहा था कि मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण लेकर आऊंगी। तो बच्चों, आज के इस भाग में मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण लेकर आई हूं, जिसका नाम है संधि। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ संधि पढ़ने वाले हैं। संधि हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपकी परीक्षा में संधि से संबंधित एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो उस प्रश्न को हल करने के लिए कि परीक्षा में हम वह प्रश्न अच्छे से कर पाएँ, उसमें हमारे पूरे में से पूरे नंबर आ पाए, इसके लिए हम यहाँ संधि पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि संधि किसे कहेंगे? बच्चों, संधि सम प्लस धी दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। हाँ बच्चों, संधि का अर्थ ही जोड़ना होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल अथवा जोड़ना। व्याकरण में संधि दो ध्वनियों और दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार है। बच्चों, अगर संधि की बात की जाए तो संधि में क्या होता है? संधि में दो स्वर या दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें विकार उत्पन्न होता है। विकार यानी उनमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, अगर हम संधि कर रहे हैं और संधि करते समय किसी भी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वह संधि नहीं कहलाएगी। बच्चों, एक बात और आपको आज ध्यान रखनी है कि अपने संस्कृत की संधि और हिंदी की संधि में भी बहुत अंतर है। आप लोग संस्कृत भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि संस्कृत में जो संधियाँ हो रही हैं और हिंदी में जो संधियाँ हो रही हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। आपको उन दोनों को साथ साथ रखकर नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, अगर परिभाषा देखिए संधि की, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, संधि के लिए पहली शर्त है कि दो वर्णों का तो मेल हो, दूसरा उसमें विकार उत्पन्न हो। विकार यानी परिवर्तन हो। तो बच्चों, आप फटाफट इसकी परिभाषा याद कीजिए। देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें विकार शब्द ध्यान रखना है। क्यों ये ध्यान रखना है? क्योंकि जब हम संधि करेंगे तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे शब्द में परिवर्तन आना चाहिए। इस परिवर्तन का नाम ही संधि है। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं वह संधि ही तो है। कई बार हम क्या करते हैं, दो शब्दों को आपस में मिलाकर रख देते हैं और कह देते हैं कि यह संधि है, पर शब्दों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या हम उसे संधि कहेंगे? नहीं कहेंगे। संधि के लिए परिवर्तन या विकार उत्पन्न होना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं संधि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। संधि सदैव दो वर्णों के मेल से होती है, शब्दों के मेल से नहीं। देखिए, यही वो बात आ गई कि अगर हम दो शब्दों को मिलाकर आपके सामने रख दें तो वह संधि नहीं कहलाएगी। संधि हमेशा दो वर्णों के मेल से होगी और उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। संधि केवल तत्सम शब्दों में ही होती है, जैसे कि विद्या तथा आल्य। संधि के लिए दूसरी शर्त यह है कि संधि हमेशा तत्सम शब्दों से ही होती है। संधि जातीय और विजातीय दोनों प्रकार के वर्णों में हो सकती है। जातीय विजातीय यानी स्वर स्वर में भी संधि हो सकती है, स्वर व्यंजन में भी हो सकती है और व्यंजन से व्यंजन वर्णों में भी संधि हो सकती है। संधि के लिए जरूरी है सिर्फ वर्णों का होना। अगर वर्ण नहीं है तो संधि नहीं है। इसलिए संधि कहीं भी हो सकती है, बस हमें वर्ण चाहिए और वर्ण से उत्पन्न विकार चाहिए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि के अगर भेदों की बात की जाए तो संधि तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से तीन प्रकार की? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर आपकी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते हैं तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? संधि के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, ये जो स्वर संधि होती है उसमें स्वरों से स्वरों का मेल आता है। इसको पहचानने का यही सबसे सरल तरीका है कि इसमें हमें स्वर से स्वरों का मेल देखने को मिलेगा। और व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन का
आपस में मेल होता है। और विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आता है तो विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है। बच्चों ये जो स्वर संधि है यह भी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। बच्चों अब हम चलते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि बच्चों आपके लिए एक बात और है कि आपकी 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पर हम पहले तो स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, और स्वर संधि के बाद स्वर संधि के भेद दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। चलते हैं स्वर संधि की तरफ। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संधि 5 प्रकार की होती है। बच्चों देखिए स्वर संधि जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, 2 स्वरों का आपस में मेल हो रहा है और उस मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है वह हमारी स्वर संधि है। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें आपके पास 2 पद हैं। देखिए कौन से 2 पद, धर्म प्लस आत्मा। ठीक है, संधि जो होती है वह हमेशा वर्णों के बीच में होती है। संधि में प्रथम जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण और जो अंतिम शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों को मिलाकर संधि बनती है। तो अगर हमें स्वर संधि को पहचानना हो तो हम क्या करेंगे, हम यह देखेंगे कि यहाँ हमारे पास क्या है, स्वर है या व्यंजन। बच्चों यहाँ पर आप बताइए क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है या व्यंजन। बच्चों यहाँ पर स्वर है। कौन सा स्वर है, ए। और यहाँ पर पहला जो वर्ण है वह क्या है, आ, जो भी क्या है, एक स्वर है। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैं लिखा हुआ है, मैडम ने ए कैसे लिख दिया। तो बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा मैं व्यंजन है, यह मैं वर्ण कब बनता है, जब हम इसमें ए लगाते हैं। हाँ बच्चों, मैं में से हमने ए हटा लिया, ए स्वर हटा लिया, स्वर से स्वर की संधि करा दी, यह स्वर संधि है। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे स्वर संधि को पहचानने से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन 2 शब्दों के टुकड़े देखेंगे जिसमें पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो अंतिम शब्द है उसका पहला वर्ण की दोनों स्वर है। अगर स्वर से स्वर का मेल कराया जा रहा है और विकार उत्पन्न हो रहा है तो वह हमारी स्वर संधि होगी। बच्चों यह जो स्वर संधि है वह भी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, और आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वह आपके पाठ्यक्रम में से आएगा और आपके पाठ्यक्रम में है दीर्घ स्वर संधि। देखिए क्या होती है दीर्घ स्वर संधि, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ स्वजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है। बच्चों इसमें क्या होता है, स्वरों से स्वरों का मेल तो होगा ही क्योंकि यह स्वर संधि के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन जब हम मेल करा रहे हैं उस समय हमारा वर्ण लघु हो या दीर्घ हो, जो वर्ण बनकर सामने आएगा वह हमारा दीर्घ स्वर ही होगा। यानी इनमें से हम किसी भी सजातीय वर्ण का मेल कराएंगे। स्वजातीय हमारा क्या है, ए और आ, ई और ई, उ और उ, तो इनका अगर हम मेल करा रहे हैं तो हमारे पास संधि होने के परिणाम स्वरूप जो वर्ण आएगा वह क्या आएगा, वह हमेशा दीर्घ आएगा। अगर हम ए और आ का मेल कराएंगे तो हमारे पास आ आएगा जो कि कैसा स्वर है, दीर्घ स्वर। ई और ई का मेल करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, बड़ी ई। उ और उ का मेल कराएंगे तो हमारे पास दीर्घ स्वर के रूप में क्या आ जाएगा, उ। तो बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी दीर्घ स्वर संधि होगी वहाँ संधि के परिणाम स्वरूप यह 3 वर्ण आपके सामने आएंगे। अगर हम देखिए, अगर हम ए और आ के साथ आ और ए कुछ भी मिलाएंगे तो हमारा आ ही आएगा। कैसे आएगा, ए और ए, अगर आप इन दोनों ए को मिलाते हैं, 2 ह्रस्व स्वर को मिलाते हैं
तो क्या बनकर सामने आता है? दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर क्या सामने आएगा? आ और आ का मेल कराएंगे तब भी आ ही आएगा। ए और आ का मेल कराएंगे तब भी आ ही आएगा। आ और ए का मेल कराएंगे तब भी आ आएगा। बच्चों यहाँ पर गणित काम करेगी। गणित कैसे काम करेगी कि गणित में अगर हम कुछ भी जोड़ते हैं, जो समान रूप से जोड़ते हैं, तो जो भी जुड़कर सामने आता है वह बड़ा आता है। तो यहाँ पर ए और ए मिलकर आ बन रहा है। देखिए आपके सामने शब्द है महाआत्मा। बच्चों अगर हम इसकी संधि करनी है तो हम कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम वर्ण है उसका हम अंतिम वर्ण निकालेंगे। तो हमारे प्रथम जो हमारे पास शब्द है महा का हम वर्ण विच्छेद करते हैं। महा में से हमने यहाँ लिख दिया मह, और मह है कैसा हो गया हमारा? आधा, क्योंकि इसमें से हमने आ स्वर निकाल लिया। तो क्या निकल गया? आ। और यहाँ से हमने इस पद का पहला अक्षर ले लिया। पहला अक्षर क्या है? आ। हमारे पास क्या शेष रह गया? तमा। क्या शेष रह गया हमारे पास? तमा। तो बच्चों जब संधि होगी तो संधि इन दोनों के बीच में होगी, और आ मिलकर क्या बनेगा? आ और आ मिलकर हमारा आ ही बनेगा। तो अगर हम इसको मिलाएंगे, चूंकि यहाँ पर हमारे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारा आ है वह यहाँ जाकर मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? महा। और जो हमारा ये तमा है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा और हमारी संधि हो जाएगी। देखिए बच्चों हो गई ना महात्मा की संधि, महात्मा, और विकार भी उत्पन्न हो गया। फिर देखिए ऐसे ही अगला शब्द पुस्तक आलय। बच्चों पुस्तक में से हम अंतिम वर्ण देखेंगे तो हमारा अंतिम वर्ण यहाँ क्या आ जाएगा? ए। और यहाँ से हम पहला वर्ण देखेंगे तो पहला वर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा? आ। तो देखिए हमारे पास क्या शेष रह गया? हमारे पास शेष रह गया पुस्तक। और कै कैसा रह गया? हलंत वाला, क्योंकि कै में से ए निकल कर चला गया। और इधर हमारे पास क्या शेष रह गया? लय। चूंकि हमें संधि करनी है, संधि दो वर्णों में होनी है, तो ए और आ को मिलाकर हम संधि करेंगे तब हमारा क्या बनेगा? दीर्घ वर्ण आ। दीर्घ स्वर में आना बड़ा ही है, चाहे आप किसकी भी संधि कर लीजिए तब दीर्घ स्वर ही सामने आएगा। तो ए और आ मिलाकर हमारा यहाँ पर क्या बन गया? आ। चूंकि यहाँ पर कै पूरा नहीं है, आधा है, तो यहाँ पर हमें इसे पूरा करना है। तो हमारा ये जो आ है वह यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय। तो बच्चों आया आपको समझ में कि किस तरह से दीर्घ स्वर बना, और दीर्घ स्वर बनकर जो विकार उत्पन्न हुआ वह हमारी संधि हो गई। देखिए आगे अगर आप छोटे ई मिलाते हैं दोनों तो क्या आता है? दीर्घ स्वर ई आता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलाते हैं तब भी दीर्घ स्वर ई बनेगा। ई और ई मिलाएंगे तब भी ई बनेगा। बड़ी ई और छोटी ई मिलाएंगे तब भी ई बनेगा। और जो संधि से जो विकार उत्पन्न होने के बाद शब्द आएगा वह भी हमारे पास ई से ही संबंधित आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर हमारे पास शब्द है कपि प्लस ईश, जिसकी कि हमें क्या करनी है? संधि करनी है। हम कैसे करेंगे? देखिए अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण देखेंगे तो कपि में से हम क्या करेंगे? हमारा ई निकाल लेंगे। और ई कैसा है? यहाँ पर ही हमारे पास यहाँ पर छोटा है, और यहाँ पर कौन सा ई है? बड़ा ई। तो इस तरह से हमने प्रथम पद का अंतिम वर्ण ले लिया और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण ले लिया। तो बच्चों जब इन दोनों की संधि कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट के रूप में क्या आएगा? दीर्घ स्वर ही आएगा। तो दीर्घ स्वर हमारे पास ई आ गया। चूंकि यहाँ पर हलंत वाला वर्ण है और इसे हमें पूरा करना है, और यह कैसी ई है? बड़ी ई, जिसकी मात्रा कैसी होती है? बड़ी, इस तरह लगती है। तो यहाँ पर इसके मिलने से क्या बन गया? कपि। और चूंकि अब हमारे पास शेष बचा है शय, तो क्या बन गया? कपीश। तो बच्चों इस तरह से कोई सी भी ई हो, छोटी हो या बड़ी हो, परिणति हमेशा बड़ी ई के रूप में ही होनी है। देखिए आगे उ उ उ उ, इनको सबको मिलाने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ। देखिए हस्व उ और हस्व हु मिलकर क्या बने? दीर्घ ऊ। लघु उ
और दीर्घ ऊ मिलकर क्या बने? दीर्घ ऊ। ऊ और ऊ मिलकर क्या बने? दीर्घ ऊ। ऊ और ऊ मिलकर क्या बने? दीर्घ ऊ। तो बच्चों यहाँ भी हमें संधि करनी है। हमारे पास शब्द है भानु प्लस उदय की। कैसे करेंगे? वही तरीका है, हमें इसका तो अंतिम वर्ण लेना है और इसका प्रथम वर्ण लेना है। तो देखिए यहाँ पर है भानु। भानु में कौन से ऊ की मात्रा है बच्चों? छोटे ऊ की मात्रा है। तो यहाँ से हम सीधा ले लेंगे ऊ, और यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है वह भी ऊ है। तो दोनों ऊ की मिलाकर अगर हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? दीर्घ ऊ। यह आएगा सामने, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? भान। क्या रह जाएगा? भान, हलंत वाला। और इधर क्या रह गया? इधर दे रह गया। अब हमें चूंकि संधि करनी है, यानी इनकी तो हम संधि कर चुके हैं, ऊ बना चुके हैं, अब इन्हें हमें यहाँ मिलाना है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे भानु की यहाँ पर छोटी मात्रा थी वह ऊ दीर्घ स्वर का निर्माण होने के कारण बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, और दे ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो बच्चों यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए याद रखने योग्य बातें, जब अगर हम संधि कर रहे हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम कोई सा भी समान सजातीय वर्ण की संधि करें, हमें हमेशा दीर्घ स्वर ही सामने लाना है। यह ही सामने आएगा। ए और आ को मिलाने से आ बनेगा। ये छोटा ई है बच्चों, यह नहीं है। ई और ई मिलाने से क्या निर्माण होगा? दीर्घ स्वर का निर्माण होगा। ऊ और ऊ को मिलाने से दीर्घ ऊ स्वर का निर्माण होगा। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी है, दीर्घ स्वर संधि में आप जब किसी भी वर्ण की संधि कराते हैं तो आपके सामने दीर्घ स्वर ही निकलकर सामने आते हैं। बच्चों आज आपने मेरे साथ दीर्घ स्वर संधि पढ़ी। आपने यह देखा कि किस तरह से विकार उत्पन्न हुआ। अब आपको दीर्घ स्वर संधि करनी आ गई होगी। बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दीर्घ स्वर संधि से संबंधित एक प्रश्न है, देखते हैं क्या है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, इस शब्द में ई और ई की संधि होकर ई बना है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। बच्चों आपको क्या करना है? आप दीर्घ स्वर संधि अच्छे से समझ चुके हैं। आपको यह पता चल गया है कि दीर्घ स्वर संधि में जो निर्माण है वह हमेशा दीर्घ स्वर का ही होता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ ऐसे उदाहरण खोजकर लिखने हैं जो कि किसके हैं? दीर्घ स्वर संधि के। देखिए धर्म प्लस अर्थ, बच्चों ये सारे दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। और धर्म प्लस अर्थ की हम संधि करेंगे तो क्या बनेगा? धर्मार्थ। हिम प्लस आलय से क्या बनेगा? हिमालय। विद्या प्लस आलय से क्या बनेगा? विद्यालय। विद्या प्लस अर्थी से विद्यार्थी। रवि प्लस इंद्र से रविंद्र। मही प्लस इंद्र से महेंद्र। भानु प्लस दय से भानुदय। लघु प्लस ऊर्मी से लघुर्मी। बधु प्लस उत्सव से बधुत्सव। बच्चों देखिए यहाँ जो संधि है, इस संधि में किसी न किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है। बच्चों आज आपने मेरे साथ दीर्घ स्वर संधि पढ़ी। यह स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न दीर्घ स्वर संधि से संबंधित आता है तो आप उसको हल करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। बच्चों अगर यह संधि समझ में नहीं आई है तो वापस आप इस भाग को देखिए और समझिए। धन्यवाद बच्चों।